हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेंटर राहुल सर। कैसे हैं आप सभी लोग? काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कैसी आपकी तैयारियां चल रही हैं और नए साल में और क्या क्या प्लानिंग आपकी हो रही है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हमारा जो ये सेशन है इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करते हैं। किसके? केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तो हम इसे शुरू करते हैं। पहला सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि सांप ध्वनि कंपन प्राप्त करते हैं कहाँ से? यानी सांप जो है वो कैसे सुनते हैं? क्या उनके कान होते हैं? तो कहता है वो टिम्पैनम से। कान के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, हमारे कान में भी ऐसा होता है, उसे टिम्पैनम कहते हैं। शरीर से, कान के अंदरूनी भाग यानी आंतरिक कान से, या पृथ्वी से। स्नेक्स रिसीव साउंड वाइब्रेशन बाय टिम्पैनम, बॉडी, इंटरनल ईयर, या अर्थ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, देखें जरा किनका सही आ रहा है। तो देखिए, सांप जो है वो ध्वनि कंपन जो प्राप्त करता है वो अपने शरीर से। तो जैसे ही हम सांप की तरफ भागना दौड़ना शुरू करते हैं, एक वाइब्रेशन सी पैदा होती है और वो उस वाइब्रेशन को फील करके महसूस कर लेता है कि जो मेरी तरफ आ रहा है वो मेरे लिए खतरा है या वो मेरे लिए खाना है। अगर खाना है तो वो भी उसकी तरफ दौड़ लगा लेता है और उसे खा जाता है। अगर उससे महसूस होता है ये खतरा है तो भाग लेता है। भाग मिल्खा भाग। चलिए जी, वेरी गुड। अगला सवाल हमारे पास क्या है? अनवशोषित खाद्य सामग्री का निर्गमन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यानी एक तरह से कह लो, जो ऐसे खाना जो हमारे शरीर में अब डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो खाना हमारा किस तरह से शरीर में बाहर आकर निकलता है। लेकिन हमें मालूम है उसके पहले क्या होता है, ये एक रचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है रेक्टम। ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं मलाशय। तो थोड़ी देर के लिए मल यहाँ पर अपना आश्रय बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं हिंदी में मलाशय। फिर ये यहाँ से निकल जाता है शरीर से बाहर। तो कहता है यहाँ पर ना एक ऐसा मसल होता है जो इसको रोक कर रखे रहता है। क्योंकि देखो, मान लो खाना का अनअवशोषित भाग यहाँ आया, यहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ इकट्ठा इकट्ठा हो रहा है, धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। अगर ये द्वार, ये दरवाजा खुला रहेगा तो जैसे ये थोड़ा सा भी आएगा ये बाहर निकलना चाहेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक अवरोधनी लगी रहती है, एक स्फिंक्चर रहता है जो इसको रोके रखता है। फिर धीरे धीरे ये भरता जाता है, भरता जाता है। जब काफी भर जाता है तो ये एक प्रेशर जनरेट करने लगता है, जिससे कि ये अवरोधनी, ये दरवाजा हमारा खुलना शुरू हो जाता है। इसी अवरोधनी को हम कहते हैं स्फिंक्चर अंग्रेजी में। क्योंकि ये गुदा के पास है इसलिए इसको गुदा अवरोधनी या फिर एनल स्फिंक्चर के नाम से जानते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके ऊपर भी हम कई सारे स्फिंक्चर देखते हैं। जैसे कि जब ये खाना हमारे स्टमक में आता है तो यहाँ पर एक स्फिंक्चर लगा होता है जिसे हम कार्डियक स्फिंक्चर या जठर आगमन स्फिंक्चर कहते हैं। फिर स्टमक से बाहर जब निकलना होता है, जब देखो खाना आएगा और बाहर निकल चला जाएगा, इसे स्टमक में खाने को कुछ देर रोकना है, इसलिए यहाँ भी एक स्फिंक्चर लगा होता है। इसे कहते हैं जठर निर्गमन अवरोधनी या पाइलोरिक स्फिंक्चर। फिर अगले जो स्फिंक्चर होता है वो बाइल से जो जूस निकल के आता है तो वहाँ पर हमारा स्फिंक्चर ऑफ बॉयडन होता है। फिर पेनक्रियाज से जब निकलता है और ये मिलकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट होता है तो वहाँ पर हमारा एक स्फिंक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ये सारे स्फिंक्चर जो चीज़ों को रोक कर रखता है थोड़ी देर के लिए, तो यही है। तो ये हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो गया? एनल स्फिंक्चर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो हम देख रहे हैं वो क्या है कि प्राकृतिक सूचक लिटमस का निष्कर्षण किया जाता है किससे? है ना, प्राकृतिक सूचक एक नेचुरल इंडिकेटर है, कौन? लिटमस। तो इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? अब देखिए, लिटमस जो है प्योर फॉर्म, अगर हम प्योर फॉर्म में देखें तो लिटमस का कलर जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। लेकिन जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो अगर हम एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्लू लिटमस जो है
वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर कहीं बेस में हमने डाला तो बेस में क्या होता है, जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लाल जो है नीले में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो एसिड यानी अम्ल, अम्ल में क्या होगा, लाल अगर हो गया खतरा का निशान, तो समझ जाइए कि ये अम्ल है। और क्षार, तो क्षार में क्या होता है, लाल जो है वो ब्लू हो जाता है। तो ये निकाला किससे जाता है, क्या ये लाइकन से, केंचुआ से, चींटियों से, या शैवाल से? लाइकन्स, अर्थवॉर्म, एंट या एल्गी? तो ये निकाला जाता है किससे, लाइकन से। लाइकन एक्चुअली क्या है, अगर देखा जाए तो एल्गी प्लस फंगस का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी कि एक ऐसा संबंध एल्गी और फंगस के बीच में जहां दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, तो उसी को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, या इसे ही हम म्यूचुअलिज्म के नाम से जानते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को जो है वो फायदा पहुंचाता है। हिंदी में देखें तो इसे कहते हैं सहजीव जीविता, एक साथ दोनों मिलकर जिंदा रहते हैं, सहजीविता। ठीक है, तो यहाँ जो ये केंचुआ है ये गलत लगा हुआ है, सही आंसर हमारा है लाइकेंस। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन कसे रुकी है, कौन कसे रुकी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्टिब्रेट? वर्टिब्रेट यानी कि किनके जो है ये वर्टिब्रल कॉलम्स, यानी ये हड्डियां होती है हमारे शरीर में, ऐसे होता है ना हड्डियां, तो ये वर्टिब्री, जिसमें कितने होते हैं, 33 बोन्स होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन वर्टिब्री की तो 33 बोन्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए तो नीचे जो हमारा होता है, एक होता है सैक्रम, और उसके नीचे कहलाता है कॉकिक्स। तो सैक्रम में 5 बोन और कॉकिक्स के 4 बोन, ये 5 मिल के ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ये 5 बोन और इसके 4 बोन ये भी आपस में फ्यूज यानी जुड़ जाते हैं और एक सिंगल बोन में बदल जाते हैं। कॉकिक्स, इसको हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं, टेल बोन यानी कि पूंछ की हड्डी। ठीक है, तो आप ये समझिए, ये जैसे बाकी एनिमल्स के अंदर जो पूंछ बनता है ना, तो जो हड्डी होती है पूंछ बनाने वाली, वो हड्डी हमारे बॉडी में भी है, लेकिन अब वो काम नहीं करता है, ऐसे को वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो कॉकिक्स हमारा सैकरा ये फ्यूज हो जाता है, और इस तरह से अगर इनके फ्यूजन के बाद देखें तो हमारे बॉडी में 20 वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर 26 बोन्स होते हैं। खैर, स्पंज, स्टारफिश, क्रीमी, कोई भी ले लो, इन किसी में भी बोन्स होते ही नहीं है, तो फिर वर्टिब्रल कॉलम कहाँ होगा, वर्टिब्रेटा के अंदर आएगा नहीं। तो ये हमारा सही आंसर हो गया क्या, कीवी। वेरी गुड। कीवी एक एनिमल भी है और कीवी एक फ्रूट भी है, बहुत महंगा बिकता है भाई कीवी फ्रूट। मशरूम है एक, क्या है, कवक है, शैवाल है, फर्न है, या काई है? मशरूम क्या है, फंगस, एल्गी, फर्न या मॉस? तो ये देखिए मशरूम, मशरूम इसकी हम वेजिटेबल्स खाते हैं, आजकल आ रहा है मटर मशरूम, है ना? तो मटर मशरूम की सब्जी बनाइए, मटर भी आ रहे हैं, मशरूम भी आ रहे हैं, सस्ते आ रहे हैं। तो मशरूम क्या है, एक कवक, एक फंगस है। ठीक है, सफेद रंग का होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल इसकी अनुपस्थिति होती है। एक सामान्य मानव पसली पिंजरे में कितनी पसलियां होती है? अ टिपिकल ह्यूमन रिब केज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रिब्स? तो ये जो आप देख रहे हैं ये रिब केज है। ठीक है, तो ये रिब केज में कितने रिब्स होते हैं? तो इसमें आपका जो है स्टर्नम, ये आप जो देख रहे हैं ये थोड़ा सा टाई के जैसा दिख रहा है, तो स्टर्नम, या चूंकि ये टाई के जैसा दिख रहा है, टाई की जगह पर है, तो इसे हम टाई बोन के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के साथ ये रिब्स के जो पसलियां हैं यानी कि रिब्स हैं वो आकर मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारे कितने होते हैं? तो 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 1 to 7
पेयर्स जो होते हैं इसे हम कहते हैं कि ये ट्रू रिब्स है सही मायने में। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट, ये 1 से लेकर 7 वाला डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्ट होता है तो उसको ट्रू रिब्स कहते हैं। 8 से लेके 10 तक के जो पेयर्स हैं ये क्या कहलाते हैं? फॉल्स रिब्स कहलाते हैं, क्योंकि ये जो हैं ये कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट विद 7th पेयर। ये जो 7वां पेयर है ना ये डायरेक्ट नहीं कनेक्ट होते। देखो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 ये 7, तो ये 8वां 9वां 10वां ये तीनों 7 वाले से कनेक्ट होके फिर स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 8वां, ये यहाँ एक 9वां और उसके नीचे 10वां। और 11 एंड 12 ये यहाँ पर पीछे है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है यहाँ पे। 11th एंड 12th पेयर्स जो होते हैं ये फ्री होते हैं, यानी ये किसी अदर रिब्स के साथ भी कनेक्टेड नहीं होते और स्टर्नम से तो बिल्कुल भी नहीं कनेक्ट होता है। इसलिए क्या रहता है, ये फूलता सिकुड़ता रहता है, तो इसे कहा गया है फ्लोटिंग रिब्स। तो टोटल 12 जोड़ियां हो गई, इसमें 7 को ट्रू, 1 to 7 ट्रू रिब्स, 8 to 10 फॉल्स रिब्स और 11 एंड 12 को हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। तो कितनी हो गई? तो यहाँ पर इतने पूछे कि कितनी पसलियां होती हैं, कितनी जोड़ी पसलियां होती है, ये तो नहीं पूछा गया, इसलिए सही आंसर हमारा यहाँ कितना हो जाएगा? 24, क्योंकि 12 जोड़ी है तो 12 दूना 24। बहुत ही बढ़िया। अब अगला सवाल हमारा आ रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? न्यूट्रॉन, देखो हमें मालूम है एक एटम को जब हम यानी परमाणु उसे जब हम तोड़ते हैं तो कई सारे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, जिसमें से 3 जो हैं इसके वो मौलिक कण कहलाते हैं। 3 क्या कहलाते हैं? मौलिक कण, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन है जिसकी डिस्कवरी का क्रेडिट रदरफोर्ड को जाता है, वैसे गोल्डस्टीन ने भी प्रोटॉन की डिस्कवरी में कंसीडर किया जाता है, और लास्ट हमारा है न्यूट्रॉन। तो ये जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को हम E- यानी इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन को P+ यानी प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन को हम 0 दिखाते हैं, यानी न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अब मान लो X ये एक एलिमेंट का सिंबल मान लो, है ना, एक किसी तत्व का संकेत समझ लो। तो इसके नीचे जो है वो Z होता है, ऊपर A होता है। A हमारा जो है वो क्या कहलाता है? मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या, और ये हमारा होता है Z + N। और तब यहाँ Z क्या आया? तो Z हमारा कहलाता है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। ठीक है, अंग्रेजी में कहें तो एटॉमिक नंबर। और ये Z जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होगा। देखो प्रोटॉन के नंबर के तो हमेशा बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के भी नंबर के बराबर होगा जब वो उदासीन होगा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A = हमारा है Z + N, जहां पर अब समझ लो ये P जो है प्रोटॉन का नंबर है, E इलेक्ट्रॉन का नंबर है और N हमारा न्यूट्रॉन का नंबर है। तो अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? A - Z। तो अब देखो ऑक्सीजन का सिंबल देखें तो ऑक्सीजन 8 16, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे वाला, चाहे लेफ्ट में लिखो राइट में लिखो, नीचे वाला हमारा जो होता है ये Z होता है महाराज, और ये जो ऊपर होता है ये हमारा A होता है। तो अब इसका अगर हम N करें तो ये क्या होगा? A - Z, जो यहाँ पर हमने भी देखा था, तो ये क्या हो जाएगा? 16 - 8 = 8 हो जाएगा। नाइट्रोजन में अगर हम देखें तो 7 14 है तो 7 हो जाएगा। हाइड्रोजन में देखें तो 1 1 है। तो ये नीचे वाला Z है, ये ऊपर वाला A है। तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम N निकालेंगे तो 1 - 1 = 0। ठीक है, तांबा यानी कॉपर हमारा जो होता है ये 29 और 63 होता है। तो देखिए,
तो अब इसमें समझ में आ गया न्यूट्रॉन किस में नहीं है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अकेला ऐसा तत्व है पूरे आवर्त सारणी में, याद रख लीजिए इसको, ऐसे बार बार निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन अकेला है ना, ओनली वन अकेला है जिसमें नो न्यूट्रॉन, जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। सभी के में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ही मौलिक कण उपस्थित होते हैं। अगला सवाल, कौन सा अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल होता है? विच एसिड फेल्स टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट? ओके जी, सोडियम बाइकार्बोनेट से अगर हम उसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो वहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगा। फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है। और ये कहाँ होता है, तो ये जो चींटियां हमें काटती है, तो चींटी में, ततैया में, मधुमक्खी में, और दूसरा हमारा एक होता है नेटल लीव्स। नेटल लीव्स मतलब हुआ बिछुआ के पत्ते में, है ना, बिछुआ के पत्ते। इन सभी में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति होती है। इसलिए जब काटते हैं तो ये हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल डाल देते हैं, जिससे स्वेलिंग होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम H2SO4 कहते हैं, इसे हम ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी कि विट्रियोल का तेल इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एसिटिक अम्ल फॉर्मूला इसका हो गया हमारा CH3COOH। तो 5 to 8% जलीय घोल यानी एक्वस सॉल्यूशन अगर हम इसका ले लें, तो इस जलीय घोल 5 to 8% जलीय घोल को हम क्या कहते हैं, विनेगर। विनेगर मतलब सिरका, हिंदी में कहें तो सिरका, खाने पीने की चीजों में मिलाई जाती है, ठीक है। कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड, तो देखो फॉर्मिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड है, एसिटिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, अकार्बनिक अम्ल है। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये बहुत बहुत मुश्किल ऐसा होता है जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर पाए। तो इसलिए सही आंसर क्या हो गया, ऑर्गेनिक अम्ल। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 and 20 रेस्पेक्टिवली, इट्स मास नंबर इज। चलिए भी देखो, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिया है वैसे, और यहाँ एलिमेंट कहा है, एलिमेंट कहा है तो हम इसको न्यूट्रल मान के चलेंगे, है ना, न्यूट्रल यानी उदासीन। अगर आयन कहता तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन कितना है, क्योंकि Z इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन का नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो यहाँ उदासीन है, उदासीन है तो इस केस में ये सारे इक्वल होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो Z और P के बराबर होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन भी 18 होगा और उसका Z भी 18 हो जाएगा। और N आपको दिया हुआ है कितना, 20। अब A पूछा गया तो A इज इक्वल टू Z प्लस N होता है, तो 18 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 38। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, 38। वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वतः पोषित है या कह लो स्वपोषी है ना, यानी कि ऑटोट्रॉप्स हैं, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। क्या टिड्डा अपना भोजन खुद बनाता है? नहीं बनाता है ना, ग्रास होपर। अब देखो, जहां से टिड्डा दल निकलता है वहां के सारे किसान भाई, हमारे किसान भाई जो है बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये सारा टिड्डा जो है वो सारी ही क्या करता है, फसल को चौपट कर देता है। तो अगर ये खुद अपना खाना बना पाता तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती किस चीज की, दूसरे फसल के खाने को खाने की। तो टिड्डा इसमें हमारा नहीं होगा। शैवाल एक ग्रीन प्लांट है,
ठीक है, भले ये बहुत छोटे होते हैं, काई के जैसे होते हैं, है ना, काई हम कहते हैं शैवाल को कई बार। और ये शैवाल जो है इसे हम थैलोफाइटा के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ये ग्रीन प्लांट है, इसलिए ये क्या होगा, अपना खाना खुद बना सकता है, तितली नहीं बना सकता। मशरूम, मशरूम एक कवक है, कवक यानी कि ये फंगस है, लेकिन ये भी क्या होता है, नो क्लोरोफिल, इसलिए ये सफ़ेद होते हैं, इनमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता। नहीं क्लोरोफिल है तो इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, तो खाना नहीं बना पाएंगे। तो सही आंसर हो गया हमारा इसमें शैवाल यानी कि एल्गी। सजीवों में जैविक उत्प्रेरक कहलाते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो कैटलिस्ट किसको कहते हैं, जो क्या करता है, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शंस, जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। अब ऐसे कैटलिस्ट जो कि क्या है, प्रेजेंट इन लिविंग बींग्स ओनली, ये बाहर नहीं होते, तो उन्हीं को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा गया। तो देखो हार्मोन, हार्मोन को हम जो हैं इसे मानते हैं क्या, संदेश वाहक, यानी कि हम इसे क्या मानते हैं, मैसेंजर, बायोलॉजिकल मैसेंजर। विटामिन तो चलो कुछ नहीं, विटामिन ही है, स्टेरॉइड स्टेरॉइड है। और एंजाइम, जी हाँ, एंजाइम को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पे कंसीडर करते हैं। तो एंजाइम हमारा है जो जैविक उत्प्रेरक के तौर पे माना जाता है। तो कई भी शरीर में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है, दे ऑल आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग खनिज तथा विटामिन दोनों की कमी से होता है। मरासमस, तो क्वासियोरकर एनमरासमस, ये एक पीईएम है, पीईएम यानी कि ये क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि ये क्या है, एक कुपोषण है। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या, कुपोषण। अगर किसी बच्चे को सही से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संतुलित भोजन नहीं मिलता है तो उसमें क्वाशरियोरकर और मरासमस जैसी बीमारी होती है। तो ये कुपोषण है ना, खनिज और विटामिन का इसमें नहीं आता है। रिकेट्स, तो ठीक है, अगर देखें तो ये हमारा विटामिन डी की कमी से होता है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कैल्शियम जो खनिज है उसकी कमी से होता है। तो रिकेट्स हमारा सही आंसर हो गया। डिप्थीरिया, ये बैक्टीरिया से होता है। प्लेग, ये वायरस से होता है। तो खनिज और लवण और विटामिन, इन सभी से होने वाले बीमारी जो है रिकेट्स यहाँ पर है, जो खनिज की कमी से भी होता है और विटामिन की कमी से भी होता है। बहुत ही बढ़िया। अब अगला सवाल हमारा ये आ रहा है, खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। आप देखेंगे कई बार आप बर्तन खरीदने गए होंगे तो जो बर्तन का पूरा हिस्सा इस सिल्वर की तरह चमक रहा होगा, लेकिन नीचे का जो हिस्सा है उसको सिर्फ काला कलर कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसको ब्लैक कलर कर दिया जाता था। आजकल अब ज़्यादातर आप देखेंगे जितने भी ये कुकवेयर्स हैं, जो आप ऐसे कह लो कि इसे हम कहते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर्स, तो ये सभी ब्लैक कलर के आपको दिखेंगे, देख रहे हैं, सब ब्लैक कलर के दिख रहे हैं। आप मार्केट में जाइएगा कभी देखिएगा 99% जो आपको कुकवेयर्स मिलेंगे नॉन स्टिक वाले, वो आपको ब्लैक कलर वाले मिलेंगे। क्यों, क्यों ब्लैक कलर, क्योंकि कहता है उसे रोजाना साफ करना मुश्किल है, कि भाई जलेगा, नीचे का पेंदी है ये जल जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर हम गैस बर्नर लगाए हुए हैं तो ये नीचे से जल जाएगा, इसलिए काला पड़ जाएगा, तो काला काला में पता नहीं चलेगा, इसलिए छोड़ दिया। काली सतह उष्मा की सुचालक होती है, बिल्कुल सही है। क्या काली सतह उष्मा की सुचालक होगी, तो अगर मान लो कि मैंने एक काला प्लास्टिक ले लिया, है ना, काले रंग का प्लास्टिक ले लिया और उससे हम उष्मा का सुचालन करेंगे, तो क्या उसमें उसमें उष्मा पास होगी, नहीं ना। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। काली सतह उष्मा की कुचालक होती है ना।
ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। अब काली सतह अगर किसी धातु के ऊपर है तो ऊष्मा की सुचालक है ना, तो कह सकते हैं हाँ, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, ऊष्मा को अवशोषित तो करेगा ही। इसलिए देखो कहा जाता है कि सर्दियों में काले कपड़े पहनने चाहिए और गर्मियों में काले रंग के छाते यूज करने चाहिए, यानी कि काला कपड़ा नहीं शरीर में धारण करना चाहिए, शरीर से दूर रख सकते हैं। तो काले रंग का छाता आप लीजिएगा तो वो क्या होगा, सारी गर्मी छाता जो है आपके सिर के ऊपर ही अवशोषित कर लेगा, तो वो गर्मी आपके सर पर नहीं आएगा। और देखो हमारे सर पर काले बाल होते हैं तो आप देखेंगे कि गर्मी में भी अगर हम निकलते हैं तो हमारा सर जो है शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में जल्दी गर्म हो जाता है ना। तो ये सही आंसर इसका हो गया डी। तो सर्दियों में काले कपड़े क्यों पहनते हैं आपको पता चल गया, क्योंकि वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। तो थोड़ी सी भी गर्मी आसपास होगी ना आपके, वो ज्यादा अवशोषित करेगा, तो आपको थोड़ा गर्मी का एहसास होगा। निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार है? तो ये क्या है, एक लैक्टोबैसिलस। और ये लैक्टोबैसिलस क्या है, एक जीवाणु, एक बैक्टीरिया। तो ये है जो दूध को दही में बना देता है, कर्ड। बहुत ही प्यारा है। कर्ड जो है वो विटामिन B12 का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है ना, गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, क्योंकि हम विटामिन B12 को नॉन वेज विटामिन के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी सवाल आता है कि बताइए इनमें से कौन से नॉन वेज विटामिन हैं, तो विटामिन B12। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 का ज़्यादातर जो स्रोत है वो नॉन वेजिटेरियन खाने से मिलता है। वेजिटेरियन खाने में बाकी और आप सर्च करेंगे तो मे बी नेट पे आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए बेहतर स्रोत जो है वो सिर्फ ये दही है, कर्ड है। अगर कोई वेजिटेरियन है आप लोगों में से, प्योर वेजिटेरियन, और आप दही नहीं खाते हैं तो विटामिन B12 की कमी के शिकार आप हो सकते हैं। और विटामिन B12 की कमी से जो हमारे शरीर में होता है परनीसियस एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब रक्त अल्पता, यानी कि खून में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। वेरी गुड। तो विटामिन B12 लेते रहिए। नॉन वेज खाने वाले ऑलवेज खुश, और वेजिटेरियन आप लोग दही खाइए तो आप भी ऑलवेज खुश। वैसे गुड। आगे बढ़ते हैं। कायिक प्रवर्धन से तात्पर्य निम्न में से किसके द्वारा नए पौधों के निर्माण से है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। कहाँ से नया प्लांट बनाने को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब उसके बॉडी से, फ्रॉम बॉडी, उसके शरीर से, है ना। बॉडी को ही हिंदी में हम शुद्ध हिंदी में देखें तो कायिक कहते हैं, जो यहाँ पर लिखा है। तो बॉडी, प्लांट के बॉडी में क्या होता है, तो स्टेम भी है, लीफ भी है, ठीक है। वैसे तो कहोगे फ्लावर्स, फल, ये सब भी इसके अंदर आते हैं, लेकिन ये वो हैं, वो अंग जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। देखो फूल से तो, और फल उससे बनता है, फिर फल से बीज, फल के अंदर हमें क्या मिलता है, बीज मिलता है, उस बीज से नए पौधे बन सकते हैं, ठीक है। तो वहां से नहीं। फूल तो हमने कहीं किसी भी जगह में फूल को नहीं देखा है, फूल को हमने नहीं देखा है कि वो क्या हो, कि नए पौधा बनाने में मदद करता, तो फूल नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये नहीं आएगा। अब अगर हम देखें तो डी ऑप्शन है, तना है, जड़ है, पत्तियां हैं, तो ये हमारा इसके अंदर होगा। तो तना, जड़ और पत्तियां, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नारियल पानी तकनीकी रूप से क्या है? फली है, एंडोस्पर्म है, स्क्यूटेलम है, या एक शीतल पेय है? ठीक है, गर्मियों में हम एक शीतल पेय के तौर पे इसको हम यूज करते हैं, है ना। तो बताइए, कोकोनट वाटर, इसे हम कई बार कोकोनट मिल्क के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है भाई, तो ये एक एंडोस्पर्म है, ये एक एंडोस्पर्म है, और
द ओनली लिक्विड एंडोस्पर्म, एक तरल एंडोस्पर्म है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए किस फल में तरल एंडोस्पर्म पाया जाता है, तो वो है हमारा नारियल। नारियल का जो पानी है वस्तुतः वह एक एंडोस्पर्म है, और पानी है तो तरल अवस्था में, तो तरल एंडोस्पर्म हो गया। चलिए भैया, आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो आलू में बीज देखा है आप लोगों ने कहीं भी? बीज नहीं देखा। ठीक है, तो आलू में तो आप देखेंगे कभी घर में कभी कभी ऐसा होता है कि आलू कभी काफी लंबे समय तक रखा हुआ है और नहीं यूज हुआ, तो उसमें थोड़े ऐसे सफेद सफेद से अंकुरण से निकलते हुए दिख जाते हैं। उसको और अगर थोड़ा छोड़ दोगे तो फिर इस तरह से आपको दिखने लगेगा कि उस आलू में से ये ग्रीन ग्रीन, है ना, ये हमारे पौधे निकलने शुरू हो गए। तो ये आलू जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये क्या है? वैसे तो ये आलू कहाँ होता है? ये जमीन के नीचे होता है। ठीक है, जमीन के नीचे आलू जो है वो पैदा होता है। लेकिन लेकिन जमीन के नीचे होने के बाद भी लेकिन क्या है? ये तना यानी कि स्टेम है। ठीक है, तो आलू है, प्याज है, लहसुन है, हल्दी है, अदरक है, ये सभी हमारे तना हैं और तना का कंद का रूप है। तो ये तना के द्वारा आलू में कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। जड़ का, पत्ती का कोई रोल नहीं होता। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जैसे मान लो गुलाब की बात कर लें, तो गुलाब के पौधे को हम क्या करते हैं, बीच से ऐसे कट कर देते हैं और इसको नई जगह पर लगा देते हैं। या कई बार हम ऐसे कट करके जो है मिट्टी का एक बांध देते हैं इसमें प्लास्टिक के थैले के साथ, तो थोड़ी दिनों बाद इसमें जड़ आ जाता है, फिर उसको अलग निकाल लेते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग कहलाता है। या कई बार क्या होता है कि एक पौधे में इस तरह से कट लगाते हैं और दूसरे पौधे में हम ऐसा कट लगाते हैं और इसको इसमें सेट कर देते हैं और फिर उसको मिट्टी लगा के बांध देते हैं। दोनों पौधा अलग अलग होता है, फिर वहां से एक गांठ से एक नया पौधा निकलता है जिसमें इन दोनों पौधे का गुण शामिल होता है। इसको ग्राफ्टिंग तकनीक कहते हैं। बहुत ही अच्छा भाई। नेक्स्ट आपका आ गया केला, गुलाब, चमेली, संतरा जैसे पौधे किसकी उत्पादन करने की क्षमता खो चुके हैं? वैसे तो अभी भी जब हम संतरा खाते हैं तो संतरे में हमें बीज दिखता है ना, लेकिन केले में आप देखिए यहाँ पर कहीं बीज नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। कभी कभी आप कुछ केलों में देखेंगे, कभी कभी ऐसे आपको कुछ जो है काले से बिंदी जैसी रचना दिखाई देगी। ठीक है, ऐसी बिंदी जैसी रचना दिखाई देगी जो बेसिकली इसका एक मिनिएच्योर सीड यानी एक ऐसा बीज जो कि पहले था सही मात्रा में लेकिन अब बहुत छोटा हो चुका है, ना के बराबर, तो खत्म हो चुका है। तो किसकी क्षमता खो चुके हैं? ये तो बीज बनाने की क्षमता खो चुके हैं, है ना। अगर आप मान लो संतरा कहोगे, सर जी संतरा होता हम कैसे समझते? तो देखो कली, कली जिससे नए शाखाएं निकलती हैं, फूल निकलते हैं, उसे कली कहते हैं। तो संतरा में भी होता है, फूल संतरा में बनता है, जड़ या मूल वो सभी पौधों में होता है। तो बीज ही एक ऐसा है जो कि किसी में बनता है किसी में नहीं बनता है। और ऐसे जो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, और इसको बनाने की प्रक्रिया जो है उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। साइंटिस्ट अभी भी लगातार लगे हुए हैं, जैसे लीची है, आम है, इवन अमरुद भी, इन सभी को सीडलेस बनाने में लगे हुए हैं। पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा सीडलेस बनाने में लगे हुए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फल खाने का मजा लें, उसके बीज से आपको परेशानी ना हो। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, पुष्प का वह भाग जो पुष्प के मध्य में उपस्थित होता है। बहुत ही अच्छी बात है। तो चारों तरफ सबसे बाहर जो होता है पुष्प में, सबसे बाहर की तरफ वो हमारा क्या होता है? वो होता है सेपल। उसके बाद जो रंगीन भाग होता है ना, ये सबसे बाहर की तरफ है। फिर दूसरा हमारा हो जाता है पेटल्स। तो सेपल्स जो है ये कैलिक्स कहलाता है। पेटल्स
तो एक एक जैसे सेपल है ना, ये एक अकेले को सेपल कहेंगे, इस एक अकेले को सेपल कहेंगे, लेकिन इस पूरे ग्रीन कलर का जो कली को जो ढके रहता है ना, उस पूरे को मिला के हम बाहरी लेयर को कैलिक्स कहते हैं, और दूसरी लेयर उसे हम कोरोला कहते हैं। ठीक है, दूसरी लेयर कोरोला होता है। उसके बाद जैसे ये स्टामेन आप देख रहे हैं, जिसके अंदर दो चीजें हैं, एंथर है, फिलामेंट है। बेसिकली ये एंड्रोइसियम कहलाता है, जो कि मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे मध्य में ये देखिए आप, ये थोड़ा सा घड़े के जैसा ये मध्य में है, जिसे हम गाइनोइसियम कहते हैं, यानी कि फीमेल फ्लावर को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके एक यूनिट को कार्पेल कहते हैं और मेल फ्लावर के एक यूनिट को स्टामेन कहते हैं। कार्पेल जिसके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है कार्पेल, जबकि स्टामेन दो ही चीजें, एंथर और फिलामेंट। तो सबसे सेंटर में कौन है? गाइनोइसियम है, यानी कि स्त्री केसर या कह लो कार्पल्स। तो स्त्री केसर या कार्पल ये हमारा बिल्कुल क्या है, सेंटर में है। तो सही आंसर क्या हो गया? स्त्री केसर या कार्पल्स। बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई, और ये हमारा सवाल जिसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड्स इज फाउंड इन अबंडेंस इन टोमेटो? एसिटिक एसिड देखो चर्चा कर ली थी, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है ना, तो एसिटिक एसिड हमारा विनेगर में आ गया। सिट्रिक एसिड ये लेमन में, ऑरेंजेस में, इवन आंवला में, ऐसे खट्टे फल वहां पर उपस्थित होते हैं। टार्टरिक एसिड, टी फॉर टार्टरिक, टी फॉर टैमेरिंड, मतलब इमली, इसमें प्रचुर मात्रा में रहता है। तो फिर टमाटर में क्या आ गया? तो टोमेटो के अंदर आ गया ऑक्जेलिक एसिड। बहुत ही बढ़िया। तो टमाटर में जो उपस्थित एसिड होता है प्राकृतिक रूप से, ऑक्जेलिक एसिड की बहुत अधिक मात्रा होती है। ज़्यादा ऑक्जेलिक एसिड का सेवन करने से इनमें से जो क्रिस्टल्स होते हैं ऑक्जेलेट, वो हमारे जोड़ों पर, कहाँ, हड्डियों के जोड़ों पर इकट्ठा होने लगते हैं, जिसकी वजह से गठिया जैसी समस्या पैदा हो सकती है। तो इसलिए टमाटर खाएं, लेकिन लिमिट में। हर एक चीज जो है एक लिमिट में अच्छी होती है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावलों के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? यानी हम ऐसे चावल को खाएं जिसमें पॉलिश किया गया हो। पहले के समय में ज़्यादातर पॉलिश वाले चावल खाते थे, क्योंकि चावल को पॉलिश करने के बाद ना वो चमकने लगता है, देखने में अच्छा लगता है। अब देखो जैसे ब्यूटी पार्लर में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, चेहरे की पॉलिश करवाते हैं ना। अच्छा कह लो कि एक ऐसा चेहरा जो देखने में उतना अच्छा नहीं हो, वो भी ब्यूटी पार्लर के पॉलिश होने के बाद अच्छा हो जाता है। जूते को पॉलिश करते हैं, चमकने लगता है ना। वेरी गुड। तो क्या रिकेट्स, बाल वक्र, जिसमें रिकेट्स एक ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं, खून की कमी, रक्तहीनता या रक्त अल्पता, घेंघा या गंडमाला, यानी जो हमारे गले में क्या होता है, गले में सूजन सी हो जाती है, या फिर बेरी बेरी। तो देखो चावल को पॉलिश अगर हम कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि विटामिन B1 की कमी हो जाती है, और भी कई सारे पोषक तत्वों की कमी होती है। विटामिन B3 की भी कमी हो जाती है। विटामिन B3 जिसे हम नियासिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B1 जिसे हम थायमीन के नाम से जानते हैं। तो विटामिन B1 की ही कमी से बीमारी होती है बेरी बेरी, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना, और इसके अलावा और भी कई सारे, शरीर में लाल लाल चकत्ते से आने लगते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से क्या होगा, हमें बेरी बेरी की शिकायत हो जाएगी। चावल को बहुत ज़्यादा धोने से भी मुश्किल है। बहुत ज़्यादा आप धोएंगे तो नियासिन की जिसकी कमी से क्या होता है, पेलाग्रा डिजीज़ ये हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा का ना, कोई भी चीज़ अधिक नहीं होना चाहिए, दुश्मनी भी ज़्यादा नहीं, प्यार भी ज़्यादा नहीं।
ओके, काली मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? कुरकुमीन, सॉर्बिटॉल, ऑर्जिनॉल, कैप्साइसिन। तो देखिए कुरकुमीन, कुरकुमीन तो हल्दी में होता है, प्रचार में भी आता है टाटा संपन्न हल्दी के प्रचार में कि इसमें जब हम हल्दी को पीस कर क्या करते हैं, मसाला तैयार करते हैं, तो उसके प्राकृतिक जो उसके अंदर केमिकल है ये कुरकुमीन, जिसकी वजह से हल्दी का रंग पीला होता है और उसमें स्वाद आता है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है। पता नहीं कितना सही है, खैर सही हो। हल्दी इसमें, तो इसमें क्या है, ये गोल मरीच या पेपर या इसे हम काली मिर्च भी कहते हैं। तो इसमें इसके जो हॉटनेस, इसमें जो तीखापन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है? कैप्साइसिन, कैप्सिसिन, ठीक है। तो ये हमारे इसके तीखेपन के लिए जिम्मेदार होता है। और यहाँ हमारा ये सेशन होता है समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, जानने को मिली होंगी, समझने को मिली होंगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने कुछ सीखा, नहीं सीखा, कितना कुछ नया जाना। हमें ज़रूर फीडबैक दें। और किसी विशेष टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि वहाँ हम क्वेश्चन आंसर सेगमेंट के थ्रू उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अगली बार मैं उसी टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आऊँगा, ताकि आप अपने उस टॉपिक को क्लियर कर पाएँ। अगली क्लास तक आप सभी लोग अपनी तैयारियों में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से खाइए, पीजिए, हेल्दी रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।